खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूँ आपका मेज़बान नारवा वाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ यत्तू साहब। इन्होंने हाल ही में एक किताब पब्लिश की, इसका उन्वान है प्रेटल्स इन द डार्कनेस, ए पोएट्री कलेक्शन। इनके साथ बात करना चाहेंगे इस किताब में इन्होंने किस तरह की पोएम्स पब्लिश की हैं और इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में भी इस गुफ्तगू में जानना चाहेंगे। इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु आर वाचिंग अस एट द मोमेंट। उसके बाद मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे याद है ऑलमोस्ट आज से पहले 1.5 ईयर बैक मेरी पोइट्री जब एनोनिमस थी, इसको हम बोलते हैं अभी मतलब बाहर नहीं, कुछ 2-3 दोस्त हैं उनको बस पता थी। लेकिन आपके सुपरविजन में एक प्रोग्राम हुआ था जो हमारा मतलब एक स्कूल है मल्लपुरा मॉडल स्कूल, वहाँ पे आपके सुपरविजन में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने मुझे इनवाइट किया था, मुझे वो याद है। तो आपका ये नारवा लिटरेरी सोसाइटी जो है ये वही प्लेटफॉर्म है फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी पोएम नरेट की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसका नाम था हाई प्राइस्ड इमोशंस। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब ये बुक जो है जब ये ऑनलाइन लिस्ट आउट हुई अमेज़न पे, यू आर द फर्स्ट पर्सन। बहुत सारों को पता था लेकिन आप तो पहले वो इंसान थे जिसने मुझे कॉल की और मुझे अप्रिशिएट किया। मतलब बहुत लंबी कन्वर्सेशन की मेरे साथ और मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अपने बारे में बताएं कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो और इब्तदाई तालीम, उसके साथ साथ इस किताब के जर्नी के हवाले से बताएं। जी सर, इस बुक को, इस इंटरव्यू को सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। वो ये है कि अपने बारे में जो आपने पूछा, तो मेरा नाम अब्दुल रऊफ यत्तू है। मैं रहता हूँ आडूरा में। नारवा को पता है कहाँ पे है, लेकिन वो जो बाहर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट दूँ मतलब बारामूला जो मेन मार्केट है वहाँ से ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स हैं। तो एक आडूरा है, छोटा सा गांव है, वहीं पे मैंने अपनी तालीम भी कंटिन्यू की। वहीं एक स्कूल है जो आप आजकल वो अपग्रेड हुआ है हायर सेकेंडरी में, पहले वो सेकेंडरी स्कूल था, वहां पे मैंने ऑलमोस्ट मेरी 10th तक मेट्रिकुलेशन मैंने वहीं पे कंप्लीट की। उसके बाद मैं फिर हायर सेकेंडरी फतेहगढ़ हायर सेकेंडरी मैंने वहां पे अपनी हायर सेकेंडरी जो हायर एजुकेशन है वहां पे की। उसके बाद कॉलेज जो ख्वाजाबाग में GDC बॉयज कॉलेज ख्वाजाबाग है, वहाँ पे मैंने अपनी जो बैचलर्स हैं BA में अपना किया, जो ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की वहाँ से। उसके बाद फिर मैं इंडल्ज हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसके बाद रिसेंटली जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MA के लिए इंग्लिश में अप्लाई किया है। जनाब, अपने वालिदैन के बारे में बताएं कि उनका क्या रोल रहा आपकी ज़िंदगी को संवारने में। एज सच में अगर बोलूँ मतलब उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। हमेशा मेरा भाई है, हमेशा वो भी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, लेकिन जितना उनसे हो सका ओवरऑल मेरी जो एजुकेशन है वो नॉर्मल रही। मैं बोलूँगा एक स्टूडेंट तो ठीक था, जिस तरह मतलब एग्जाम्स को 10-15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, मैं आया एग्जाम पढ़ा एग्जाम के लिए, ये कंटिन्यूसली रहा ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 2nd ईयर तक कॉलेज में था। मतलब उसके बाद मैंने अपनी मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, मैंने वो स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने चीज़ों को मतलब और सर्विस ओरिएंटेड में नहीं रहा। मैंने मतलब साथ साथ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, जो मेरे सब्जेक्ट्स भी नहीं थे उनको मैंने डीपली एनालाइज किया, जिससे मेरी रीजनिंग मुझे लग रहा है मेरी रीजनिंग बढ़ गई। उस हिसाब से मैं चीज़ों को फिर एनालाइज करता हूँ, इसी हिसाब से ये मेरी नॉर्मल लाइफ। उसके बाद मैंने बोला 2nd ईयर के बाद मेरी जो एजुकेशन है उस पर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, दिन रात मेहनत की। उसके बाद उससे पहले मैं नॉर्मली एजुकेशन को देता था। मैंने फिर डिफरेंट स्कॉलर्स को सुना, डिफरेंट डिबेट्स को मतलब उनमें इंडल्ज हुआ। उसके बाद ये सब चीज़ें, तो उसके बाद मैंने अपनी मतलब ग्रोथ देखी अपनी पढ़ाई में। उससे पहले मेरी लाइफ जो है वो नॉर्मली थी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं 20 दिन एक मंथ रहता था एग्जाम में, मैं प्रिपेयर करता था, जाता था एग्जाम देता था, ये नॉर्मली सर्विस ओरिएंटेड में रहता था। लेकिन उसके बाद मैंने चीज़ों को डिफरेंट वे में देखा और अपनी बाकी चीज़ें हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, फिलोसफी में, ये चीज़ें। तो ये टोटल एजुकेशन का मेरा ताल्लुक। रूफ साहब, बताएं कि पोइट्री के साथ कब से रागिब हो गए और किस पड़ाव से आप गुजरे हैं और किन किन लोगों ने आपके काम को सराहा, पहली बार भी आपने जिस वक्त कलम उठाया होगा, और कैसे हालात आपके गुजरे कि जिस वजह से आपने कलम को अपनी जुबान बनाया। सर मैं 11th में था उस दिन। मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी, राइटिंग का मैं स्टार्ट बोल रहा हूँ। 11th में था, मैंने एक स्टोरी लिखी, शॉर्ट स्टोरी, ट्रोल अंकल था उसका नाम। तो उस टाइम वो फिर कहीं गुम भी हो गई। वो एक दफ़ा मैंने लिखा था, लेकिन उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया। वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैं पोइट्री को समझता हूँ कि एक एस्केप है।
मैं मतलब जो भी हर्डल्स आते हैं लाइफ में, हमें पता है फाइनेंशियल क्राइसिस होती है इंसान के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको फिर लिखना स्टार्ट किया। और जब मैंने पहले लिखना स्टार्ट किया, मैंने 4-5 पोएम्स जब लिखी, मैं हार्डली 2-3 दोस्तों को पता था, उनके टेस्ट बड्स भी इस तरह के नहीं थे, वो सुनते फिर मेरी पोएम्स। तो जिसको जो मतलब था मेरा भाई, मैंने आप उसको जानते भी हैं, वो सुनता था, और भी है 1-2 वो भी सुनते थे, बस उन्हीं को पता था मैं पोइट्री थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। फिर मैंने 5-7 पोएम्स जब अच्छी लिखी मेरे हिसाब से उस टाइम, तो मैं चला गया GDC बॉयज कॉलेज बारामूला। तो वहाँ पे जो HOD था इंग्लिश में, तो मैंने सोचा मैं इसको दिखाऊं, एटलीस्ट मैं देखूं शायद वो कुछ सजेस्ट करे मुझे। तो वहाँ पे मैं पहुंचा, फिर मैंने कॉल की, वहाँ पे वो जम्मू में था, फिर मैं वापस आया, फिर डिमोटिवेट हुआ, उसके बाद 2-3 मंथ्स फिर से ब्रेक आई, उसके बाद मैंने कंटिन्यू फिर 3 मंथ के बाद फिर से 2-3-4 पोएम्स लिखी। ये कंटिन्यू रहा 23 तक, ऑलमोस्ट 23 लेट मिड 23 तक। उसके बाद मैंने इसको मैंने बोला ना, जब आपने उस टाइम मुझे इनवाइट किया, और बीच बीच में आप बाया से मेरी मतलब पूछते रहते थे वो क्या करता है आजकल, वो सब मुझे याद है एक एक चीज। बीइंग ए राइटर, मैं यहाँ पे पहले कोट आपके लिए बोलूंगा। एज ए राइटर आई ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम दाउ डूएस्ट एंड दाउ सेयस्ट, यानी जो कुछ आप बोलते हो मैं उसी से इंस्पायर, जो आप मेरे साथ करोगे मैं उसी को एज ए थीम अपनी राइटिंग का बनाता हूँ। परहैप्स एट टाइम्स मतलब आई मे वीव यू इनटू वन ऑफ माय स्टोरीज। शायद इस तरह भी हो सकता है कि मैं आपको कभी अपनी स्टोरी में वीव करूं, यानी आपको अपनी स्टोरी में एक फाउंडिंग प्रोटोगनिस्ट जिसको हम बोलते हैं, एक सेंट्रल कैरेक्टर बनाऊं आपको। सो दैट्स द रीजन एट टाइम्स आई सजेस्ट पीपल के आप मैं बोलूंगा ये ट्रेड केयरफुली एंड शो काइंडनेस सो दैट thou mayst find thyself fond of the character I weave in the पॉइंट। मैंने आप लास्ट में फिर आपको कोई पछतावा नहीं होगा कि मैं आपको जब वीव करूंगा किसी अपनी स्टोरी में, तो आपको अच्छा लगेगा अपना वर्जन। सर मेरा काम है, चूंकि मैं भी एक लिटरेचर का ही तालिब इल्म खुद को समझता हूँ, मेरा काम ही है कि जो भी राइटर्स हैं उनको एनकरेज करना, इस पोइट्री कलेक्शन के बारे में बताएं कि किस तरह की पोइम्स आपने वीव की है इस पोइट्री में। ये बेसिकली देखो, मैं पोइट्री को किस तरह देता हूँ, मेरे पास कोई भी सिचुएशन आए, इट कुड भी मतलब इसकी लेंथ इतनी भी हो सकती है, ब्लिंक ऑफ आई, मैं उस सिचुएशन को भी देखूं, अपने हाथ पे दूं, मैं इसको अच्छे से देख लूं कि यहाँ से इसको किस तरह मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान के अंदर पोइट्री होती है, लेकिन उसके बाद जो पोइट्री बाहर निकालना होता है वो एक स्किल होता है, वो इंसान साथ साथ सीखता है। हम जब बड़े पोइट्स को देखते हैं, शेक्सपियर हो, चाहे वो आप कीट्स हो, या हम उर्दू में भी देखेंगे गालिब हो, अल्लामा इकबाल हो, या जॉन एलिया साहब हो, तो ये सब पोइट्स जो है, तो जब हम उनकी पोइट्री देखते हैं ये एक स्किल ही होता है। हम जब देखते हैं उनकी राइमिंग लास्ट में हम समझते हैं, पहले जब हम छोटे हुआ करते थे हम समझते हैं एक पोइट होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो सोसाइटी से दूर होता है, इस तरह की एक इमेजिनेशन होती थी कि ये बस फेंकता है, मतलब शार फेंकता है बस इस तरह। लेकिन ये अपने आप इस शार पे अच्छे से इस पे वर्क करते हैं और लास्ट में देखते हैं राइमिंग मिलती है कि नहीं। फॉर शेक्सपियर की जब पोइट्री जब शेक्सपियर की पोइट्री हम देखते हैं, लास्ट में हम देखते हैं जब उसको राइमिंग नहीं मिलती थी, वो खुद भी इन्वेंट, उसने कितने वर्ड्स किए हैं सब मतलब पता है हमें। तो ये एक स्किल है, ओवर टाइम में सीखता हर एक इंसान के अंदर पोइट्री छुपी हुई होती है। तो ये मैं बोलूंगा, और इस बुक में जो पोइट्री है वो जो मोस्टली मेरे रिलेटेड भी है, कुछ मैं किसी से सुना, कोई स्टोरी किसी से सुनी, किसी इंसान से, उसको मैंने प्रेजेंट किया। कभी किसी मार्केट से गुजरा, कोई सिचुएशन आई मेरे सामने, मैं उसको एनालाइज करता हूँ, अच्छे से ब्रेक डाउन करता हूँ, उसको अच्छे से फिर सजाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी पोएम लिखता हूँ। इट कुड बी एनीथिंग, यानी इसमें मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कभी मेरे रिलेटेड भी है, कभी किसी और के रिलेटेड भी है, हो रहा है। क्योंकि अब आप एक पब्लिश्ड शायर बन गए, तो आप अपनी इंस्पिरेशन किसको मानते हैं शायरी में? शायरी में मैं समझता हूँ मैं अपनी जो स्ट्रगल्स हैं, पहले मैंने पोइट्री नहीं पढ़ी, उसके स्टार्ट जब मैंने पोइट्री की, मैंने पोइट्री नहीं पढ़ी, मैं सीरियस मतलब ये बात मैं ओपनली बोलूंगा, मैंने पहले पोइट्री, उसके बाद मैंने पोइट्री शेक्सपियर को पढ़ा, शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़े और उसके साथ कीट्स के ओड्स पढ़े, यानी फिर उसमें हेल्प मिलता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है जो हेल्प मिलता है पोइट्री में वो फिलॉसफी है। लेकिन मैं बीइंग ए मुस्लिम में यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, पहले अपने मतलब अकायद अपने ठीक होने चाहिए, यानी दीन को भी आपने पढ़ना है। इस तरह नहीं मैं आपको गाड़ी के नीचे फेंक दूं। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्रिटिकल है, आपके अगर दीन के कंसेप्ट, फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स आपके ठीक नहीं है तो इससे आप फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप साथ साथ दीन को भी पढ़ेंगे उसके बाद, क्योंकि हमारी
मुस्लिम फिलोसफर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी उन चीज़ों के मोस्टली फिलॉसफी जो है वो एंटी फेथ होता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ पहले आप दीन को भी साथ साथ पढ़ें, उसके साथ साथ फिलॉसफी भी पढ़ें। उससे आपका माइंड जो क्रिटिकल चीज़ों को क्रिटिकली देखता है, तो उससे आपका माइंड जो है थॉट प्रोसेस उसकी आपकी मुझे लग रहा है वहाँ से थॉट प्रोसेस बिल्डिंग होती है, यानी आपकी एनालाइजेशन, आपकी रीजनिंग, लॉजिक ये स्ट्रांग होता है। तो ये भी एक रीज़न है। मैं समझता हूँ मैंने फिलॉसफी को एक मतलब आप समझ लें एक रीज़न वे ऑफ मोड समझता हूँ पोइट्री को। नूर साहब बताएं कि आप अपनी पोइट्री में एक लिखते हैं और इसके साथ साथ किस जॉनर में आप लिखना पसंद करते हैं? मेरी मोस्टली जो है लॉन्गिंगनेस और कुछ इस्लामिक भी है, कुछ आप समझ लें कुछ शेक्सपियर टाइप भी है, या मैंने बोला मतलब ये डिफरेंट पर्सन्स के साथ भी रिलेटेड है। ये मेरी मतलब पोइम्स मेरे रिलेटेड मोस्टली नहीं है मतलब कुछ है, लेकिन मोस्टली मैं समझता हूँ कि किसी और के रिलेटेड भी है। तो मैंने इधर उधर से किसी की स्टोरी सुनी, कभी कभी कोई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँगा, मैं रिसेंटली फोन को ऐसे स्क्रॉल करता, हम देखते हैं, हम ऐड आते हैं फोन पे, पहले ही ऐड आते हैं वो वॉलपेपर के, जब हम फोन ऑन करते हैं ऑफ करते हैं वो वॉलपेपर्स बदल जाते हैं। तो वहां पे मुझे एक पत्ता आया सामने, एक ही पत्ता था उस टहनी पे। फिर मैं सोच रहा था उस पत्ते के बारे में, फिर मैंने पोएम भी एक लिखी, तो उसका मैं मेंशन करूंगा, उसका नाम था द लास्ट लीफ सॉलिका। वो फिर मैंने एक इमेजिन किया, एक पेड़ है, उसके ऊपर एक पत्ता है, तो वो लटक रहा है, फिर अपने आप से वो बातें करता है वो पत्ता, अब मुझे गिरना है, अब मुझे पता नहीं एक हवा आ जाएगी, फिर वो मुझे अक्रॉस द रिवर्स देगा, तो उसके बाद शायद किसी के पैरों के नीचे भी आऊंगा। इस चीज को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मैं इस तरह मतलब पोएम्स मोस्टली इस तरह की है, तो इस तरह एनालाइज करता हूँ। और जो जिस पोएम का मैंने अभी बोला पत्ते का, तो वो मैंने लास्ट में पोएट्री कॉम्पिटिशंस होते हैं ऑनलाइन, तो मैंने उसमें अप्लाई किया था उसमें, तो उसमें फिर मेरी पोजीशन भी आई थी। उसमें 95,000 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें सबमिशंस आई थी पोएम्स की, उसमें 21 को सिलेक्ट किया गया। उसमें मेरी पोजीशन थी 1100 या समथिंग, 1400 या 1100, वहाँ पे भी मेरी वो पोएम आई थी, तो उसमें मुझे वो सर्टिफिकेट्स और वो सब चीज़ें मिली हैं। आप पोइट्री के बगैर प्रोज में भी लिखते हैं? हाँ, एक नावल मेरी चल रही है मतलब साथ साथ में एक नावल भी लिख रहा हूँ, तो वो अभी आप समझ लें ऑन द वे, हाफ मिड में। और पोइट्री कलेक्शन ज़्यादातर पोइट्री पे ही फोकस करता हूँ, लेकिन नावल साथ साथ एक नावल चल रही है मेरी, तो उसको मैं मतलब इंशाल्लाह इन 1 or 2 months I will be publishing that as well. अपने फ्यूचर प्लान्स बताएं कि आने वाले वक्त में और कौन कौन से इश्यूज पे आप लिखना पसंद करोगे? पहले मैं जो मोस्टली अपने आप को ये समझता हूँ कि मुझे पहले साथ साथ अगर मैं पोइट्री करता भी हूँ, लिखता भी हूँ, लेकिन एकेडमिक डिस्कोर्स जो है, जो पढ़ाई का है, वो पहले कंटिन्यू करूँ, उसको अच्छे से अपने आप को अच्छे से सेटल करूँ। उसके साथ साथ पोइट्री को एक आप समझ लें, अगर मैं डेली 1 आवर दूंगा हार्डली, मैं इसको अभी जिसको बोलते हैं ओढ़ना बिछोना अभी नहीं बना सकता हूँ, तो साथ साथ मैं लिख लेता हूँ। तो ओवर टाइम मुझे लग रहा है कि मतलब पहले मुझे फोकस करना चाहिए एकेडमिक्स पे, उसके बाद जब इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगे, उसके बाद पोइट्री का इसका राइटिंग को और मजीद सीरियसली लूंगा इंशाल्लाह। रनिंग आउट ऑफ टाइम, और जाते जाते कोई खास मैसेज, खासकर जो यंग बडिंग राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, खासकर जो शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए कोई खास स्पेशल मैसेज देना चाहते हो इस वक्त? जी, मैं यही बोलूँगा कि आपको लिखने से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये मैं जॉन जो एलिया है, तो उसने बोला था there are so many out there who must read but they write, यानी ये कोट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ना पहले चाहिए, उसके बाद रीडिंग, क्योंकि जब तक आपकी रीजनिंग और ये सब चीज़ें एबिलिटी, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, मतलब आपका रीजनिंग का जो पोर्शन है माइंड का, जब तक आपका माइंड प्रोसेस करने में आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप पोइट्री में वीक रहोगे। मेरा ये मानना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अच्छे ऑथर्स को पढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा। जाते जाते मैं आपको और एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा इस डेब्यू जो आपने पोइट्री कलेक्शन अभी हाल ही में पब्लिश करवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।